हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट जिसकी 5 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हम थोड़े डिपार्टमेंट हमारे क्या फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे वो सब उठा के लेके आए हैं। स्टार्टिंग में आपको डिपार्टमेंट वगैरह ये इतना क्यों लेके आए हैं, ताकि जब हम धीरे धीरे आगे टॉपिक की तरफ जाएं तो इन चीज़ों को बार बार में दोहराना ना पड़े, आपके माइंड में हो कि क्या चीज़ किससे रिलेटेड है। तो हमारा चल रहा था लास्ट टाइम टॉपिक क्या, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल में हमने संघाई फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लिया था, जो आपका कहाँ हुआ था, सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, जापान में हुई थी। किस टॉपिक पे हुई थी, हमारे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पे हुई थी। आज मैं आपकी पीपीटी ही लेके आई हूँ क्योंकि मुझे भी पता है लिखते हुए बहुत टाइम लगता है। तो आज हमारा नेक्स्ट क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय पहल में, ह्योगो फ्रेमवर्क 2005 से 2015। जो आपका ये ह्योगो फ्रेमवर्क है, वैसे ये ना संघाई फ्रेमवर्क से पहले आ गया था, लेकिन चलो अब हम सेकंड टाइम पे ही कर रहे हैं इसको। तो देखो, समझो पहले कि जो आपका ये ह्योगो फ्रेमवर्क था ये है क्या, ये एक्शन में कब आया। अगर हम बात करें ह्योगो फ्रेमवर्क एक्शन में कब आया, ठीक है, पहले तो ये बताओ, ये जो आपका ह्योगो फ्रेमवर्क है इसको हम लेके आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी पीपीटी से। कहाँ पर लेके आए थे हम इसको, ये रहा आपका ह्योगो फ्रेमवर्क। ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, इसको हम HFA के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, HFA के नाम से जानते हैं। HFA मीन्स ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। ये कब आया था, इसकी डेट याद रखना, 2005 टू 2015। ह्योगो फ्रेमवर्क का काम क्या है क्या ये चीज। अगर क्वेश्चन आ जाए कि HFA क्या है, तो हम HFA के लिए कह देंगे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का एक ढांचा था जिसे हमारे यूनाइटेड नेशन ने अपनाया था। किसने अपनाया था, संयुक्त राष्ट्र ने इसको अपनाया था। ठीक है, हम क्या कह देंगे कि ह्योगो फ्रेमवर्क क्या है, या शॉर्ट फॉर्म लेके चलते हैं। अब हमें पता चल गया कि HFA क्या है, ह्योगो फ्रेमवर्क है। आ जाए कि ये क्या है, तो हम कह देंगे HFA अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, जिसे हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी बोलते हैं, DRR, जो लास्ट लेक्चर में हमने काफी अच्छे से किया था। उसका ये एक ढांचा है जिसे हमारी यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि देशों की आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाई जाए और इससे नुकसान कम किया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह देगा कि ये बताओ कि जो आपका HFA है ये कब स्थापित हुआ था। हम कह देंगे कि 2005 में स्थापित हुआ था। फिर क्वेश्चन कर देगा कहाँ अपनाया गया था, हम कह देंगे कोबे ह्योगो जापान में अपनाया गया था। कहाँ अपनाया गया था, कोबे ह्योगो जापान में अपनाया गया था। कह देगा किस सम्मेलन के टाइम पे अपनाया गया था, हम कह देंगे सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन के टाइम पे इसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन के टाइम पे इसको अपनाया गया था। इसका टाइम पीरियड क्या निर्धारित किया गया था, 10 वर्ष का किया गया था, 2005 से 2015 तक किया गया था। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमने थोड़ा समझ लिया कब कहाँ क्या क्या चीज थी। अब आते हैं हमारे पीपीटी पर। तो देखो, ह्योगो फ्रेमवर्क क्या है, यानी कि आपका HFA क्या है। ह्योगो फ्रेमवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR से संबंधित ढांचा था, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 2015 की अवधि के लिए अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आपदाओं से होने वाले जान माल के नुकसान को कम करना। HFA को कब और कहाँ अपनाया गया था, कब और कहाँ, कब अपनाया गया था, 2005 में। कहाँ अपनाया गया था, क्या जगह थी वो, ह्योगो प्रांत में एक जगह है कोबे। कौन सी, कोबे। कौन सा देश, जापान देश। जापान देश के कोबे ह्योगो प्रांत में इसको अपनाया गया था। अवसर क्या था, किस सम्मेलन में, अवसर कह दो या सम्मेलन कह दो, ठीक है, विश्व आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रिडक्शन। बट कौन सी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, कौन से नंबर की, हम कह देंगे सेकंड
हम क्या कह देंगे कि सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन के टाइम पे इसको अपनाया गया था। इसका टाइम पीरियड क्या था, 2005 से 2015, यानी कि 10 ईयर्स। ठीक है, इसकी अवधि कितनी थी, 10 ईयर्स की थी, 2005 से 2015। फिर ये कह देगा कि ये बताओ कि ह्यूगो फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, क्या होगा मुख्य उद्देश्य, मोटा मोटा समझ लो। जीवन, संपत्ति, आजीविका और पर्यावरण को आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य, था जो आपका लाइफ है, यानी कि आपकी जीवन है, आपकी संपत्ति है, आपकी आजीविका है और पर्यावरण को आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना या उनसे कम करना, आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना। ये क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जैसे देखो, आपदा से होने वाली मृत्यु दर में कमी लेके आना, यानी कि डेथ रेट में कमी लेके आना, आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना, यानी कि इकोनॉमिक जो आपका नुकसान होता है उसको कम करना, देशों की आपदा सहन शक्ति क्षमता, यानी कि जो आपका रेजिलेंस होता है, रेजिडेंसी होता है, उसको बढ़ाना, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो आपका DRR है, ये वही चीज है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को विकास योजनाओं से जोड़ना। ये था इसका मुख्य उद्देश्य, किसका, आपका ह्यूगो फ्रेमवर्क का, HFA का। ठीक है, HFA का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया क्या था ये आपका मुख्य उद्देश्य क्या था। फिर हम बात करेंगे कि ये बताओ कि आपका HFA के 5 प्राथमिक लक्ष्य क्या थे, यानी कि इसकी 5 प्रायोरिटीज क्या थी, HFA की 5 प्रायोरिटीज क्या थी। इसकी प्रायोरिटीज क्या थी बेटा, इसकी थी आपकी जो आपका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, जो आपका DRR है, उसको राष्ट्रीय व स्थानीय प्राथमिकता बनाना, जो एक मजबूत संस्थान बन जाए, उस पर नीति और कानून बना सकें। फिर हो जाएगा हमारा जो रिस्क की पहचान कर सकें हम, ठीक है, यानी कि जोखिम की पहचान कर सके, उसका मूल्यांकन कर सके और उस पर निगरानी रख सकें। जैसे आपका हैजर्ड मैपिंग हो गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम आ गया। इसके लिए ज्ञान और शिक्षा की जागरूकता को बढ़ाना, यानी कि जो आपका स्कूल, कॉलेज या समुदाय स्तर पर DRR की शिक्षा देना। जोखिम के मूल कारणों का कम करना, जैसे आपका सुरक्षित निर्माण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, गरीबी को कम करना। और क्या था इसकी प्रायोरिटीज में, हम कह देंगे आपदा के लिए तैयारी को मजबूत करना, यानी कि प्रिपेयर्ड होना। इसके लिए मॉक ड्रिल्स करवाना, रिस्पॉन्स कैपेसिटी को बढ़ाना। ये थे इसके 5 प्रायोरिटीज ऑफ HFA। तो देखो, फर्स्ट क्या था हमारा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना। इसका मतलब क्या है, DRR को हम क्या करें कि पहली स्थानीय प्राथमिकता बना दें या राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दें, बात सेम ही है। प्रत्येक देश को DRR को अपनी नीति और योजना में शामिल करना, मजबूत संस्थागत ढांचा विकसित करना। और सेकंड क्या हो जाएगा इसका कि जोखिम की पहचान, आंकलन और उसकी निगरानी करना, यानी कि पहचान करना, मूल्यांकन करना, निगरानी करना। मूल्यांकन इज आंकलन। इसमें हम क्या कह देंगे, हैजर्ड मैपिंग और रिस्क असेसमेंट तैयार करना। अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाना। थर्ड प्रायोरिटी क्या थी इसकी, ज्ञान, नवाचार और शिक्षा का उपयोग, यानी कि ज्ञान को बढ़ाना, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना। स्कूलों और समुदायों में आपदा की शिक्षा देना। अवेयरनेस कैंपेन्स करना। अवेयरनेस कैंपेन्स जो आपका आ जाता है ना कि मॉक ड्रिल्स करना, उसके बारे में बताना। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे सोशल मीडिया से बना दो, आपके न्यूज़पेपर होगे, मैगजीन्स होगी उनमें, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना। फोर्थ आपका प्रायोरिटी का क्या काम था इसमें कि आपदा जोखिम को कम करने वाले कारकों पर ध्यान देना, यानी कि जोखिम के मूल कारणों को कम करना। गरीबी कम करना, अव्यवस्थित शहरीकरण, यानी कि ज़्यादा जो अब अर्बनाइजेशन की तरफ हमारा चल रहा है, अव्यवस्थित यानी कि कहीं भी पहाड़ हो, पहाड़ को भी काट के आज के टाइम पे क्या बना रहे हैं, शहरीकरण किया जा रहा है। अभी हमने फॉर एग्जांपल देखा है ना कुल्लू मनाली में कैसे होटल बाढ़ में बहे हैं, या उत्तराखंड में जो हाल हुआ है, वो किस वजह से हुआ,
शहरीकरण किया, जहां से एक्चुअल में नदी का बहाव था, लोगों ने क्या सोचा कि नदी कुछ साल तक वहां से प्रवाहित नहीं हुई, तो लोगों ने वहां पे क्या करना भाई, अपने बिजनेस के लिए होटल्स बना दिए, शोरूम्स बना दिए, लोगों ने घर बना लिए। नदी अपना कभी रास्ता बदलती है? नहीं बदलती। जिस दिन बहाव आया नदी में, क्या ले गया? सब कुछ बहा ले गया। तो यही है अव्यवस्थित शहरीकरण। पर्यावरण क्षरण को नियंत्रित करना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आपका सतत विकास, सतत विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। आपदा, और फिफ्थ प्रायोरिटी में क्या आ जाएगा? आपदा के लिए तैयारी को प्रभावी और प्रतिक्रिया में लाना, यानी कि आपदा के लिए तैयारी को मजबूत करना, प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाना, मॉक ड्रिल्स, एवोकेशन प्लान्स बनाना और रिलीफ मैकेनिज्म को विकसित करना। ये क्या थे? हमारे HFA के 5 प्राथमिक लक्ष्य, यानी कि 5 प्रायोरिटीज ऑफ HFA। अगर आप कहोगे कि मैम हमें इसके भाई आप PDF दे दो, तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और अगर हाथ से लिखना चाहो तो हाथ से भी आप लोग इस चीज को लिख सकते हो। फिर आ जाएगा क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा बेटा इसमें, कि ये बताओ कि इसके प्रमुख घटक कौन से हैं। ह्योगो फ्रेमवर्क के प्रमुख घटक, यानी कि HFA के प्रमुख घटक, घटक क्या होते हैं? कंपोनेंट्स। क्या होते हैं? कंपोनेंट। सबसे पहला क्या होगा भी? रोकथाम के लिए हम क्या क्या करें, क्या रोकथाम करें हम इसके लिए, ठीक है। शमन यानी कि मिटिगेशन, रोकथाम मिटिगेशन बोथ आर सेम, यही लगा के चलो, ठीक है। उसकी तैयारी कैसे करें, प्रिपेयर कैसे हुए, प्रतिक्रिया कैसे दें, उस पर रिस्पॉन्स कैसे करें, या रिबिल्ट कैसे करें, रिकवरी कैसे करें, रिकंस्ट्रक्शन कैसे करें, पुनर्वास कैसे करें। ये क्या है? आपके HFA के फ्रेमवर्क हैं। आप देखोगे डिजास्टर मैनेजमेंट में हर किसी के कंपोनेंट आपको सेम ही मिलेंगे, क्योंकि सब लोग एक ही चीज पे तो काम कर रहे हैं। आपदा एक ही टाइप की तो चीज है। आपदा क्या है? वही आपकी 5-7 चीज आ जाएंगी। भूकंप हो गया भाई, मरुस्थलीकरण हो गया, कहीं जंगलों में आग लग गई, ठीक है, ज्वालामुखी फट गई, बाढ़ आ गई, बारिश ज्यादा होगी, ये सब सारी जगह सारे वर्ल्ड में यही तो चीज है। फिर आ गया आपका कि ये बताओ कि भारत और ह्योगो फ्रेमवर्क, इनका क्या चीज है, इनके बीच में क्या चीज है, क्या कॉम्बिनेशन है इनका। इनका कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, कि भारत ने ये ह्योगो फ्रेमवर्क को अपनाया है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए क्या भारत भी ह्योगो फ्रेमवर्क के साथ जुड़ा हुआ है? हम कह देंगे हाँ भाई जुड़ा हुआ है। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो हमारा 2005 आया था, कौन सा? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। जैसे आपके डिपार्टमेंट थे NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना HFA की सोच पे झलकती है, ठीक है। इसी में भी तो, इनमें भी तो ये जो हमारे भारत के डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें भी तो यही बात कही गई है लास्ट, तभी मैंने आपको करवाया था कि ये सब चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो अब मुझे आपको दोबारा ये समझाने की जरूरत नहीं है कि NDMA कब है, ये किस एक्ट के थ्रू आया, कि ये 2005 में आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू आया था। अब मुझे ये आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम ये कंप्लीट करके आए हैं, ठीक है। अब आपसे ये बात कर दे कि ह्योगो फ्रेमवर्क की सीमाएं क्या हैं, क्या बाउंड्रीज है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यानी कि लीगली बाइंडिंग है। बाइंडिंग नहीं था, ठीक है, बाध्यकारी नहीं था, पर बाद में इसको हम लेके आए, ठीक है। संसद के द्वारा हमें इस हर उसमें यूनाइटेड नेशन ने इसको पारित किया भाई। कई देशों ने क्रियान्वयन को कमजोर रहा, कुछ लोगों ने तो इसको माना, कुछ लोगों ने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है। स्थानीय स्तर पर भागीदारी सीमित नहीं थी, इसकी सीमाएं ये थी। फिर ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ह्योगो फ्रेमवर्क के बाद कौन सा ढांचा आया। हम सबको पता है कि आपका ह्योगो तो चला था, HFA तो चला था 2005 to 2015। फिर 2015 में आ गया था आपका संघाई फ्रेमवर्क, आ गया था ना, संदाई लिख रखा है, संदाई नहीं संघाई, इसको हम क्या कह देंगे? संघाई फ्रेमवर्क। संघाई फ्रेमवर्क, ठीक है। SFA भी बोल सकते हो इसको, जैसे हमने उसको HFA बोल दिया, हम इसको SFA भी बोल सकते हैं।
इसके बाद कौन सा ढांचा आया, संघाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 30, जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके। ये इससे अधिक प्रभावी था। मापनीय लक्ष्य, एक मेजरेबल टारगेट रखा गया इसमें, और लोगों को केंद्र में रखा गया। पीपल सेंट्रिक अप्रोच थी आपकी संघाई फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर हम ह्योगो फ्रेमवर्क के की फैक्ट्स करें तो कौन कौन से हैं, अवधि क्या है 2005 टू 15, कब अपनाया गया, जब जापान के कोबो ह्योगो में अपनाया गया। संबंधित किससे है, हमारे आपदा जोखिम न्यूनीकरण से यानी कि डीआरआर से है। प्रायोरिटीज कितनी थी, 5 थी। उत्तराधिकारी ढांचा कौन सा है, संघाई फ्रेमवर्क ने इसको रिप्लेस कर दिया था। भारत में संबंधित कानून कब आया, जब आपका 2005 एक्ट आया डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, फिर देखो जो आपका ह्योगो फ्रेमवर्क है, अगर इसकी उपलब्धि की बात करें तो हम क्या कह देंगे कि इसकी उपलब्धियां क्या क्या थी। सिर्फ सुनना, लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में अपने आप आ जाएगा। जो आपका डीआरआर है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को विकास योजनाओं से जोड़ा, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर जोर दिया, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया, और स्कूल और अस्पतालों में सुरक्षित बनाने की पहल रखी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ह्योगो का उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर कौन है, तो हम क्या कह देंगे, इसका सक्सेसर कौन है, आपका संघाई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय पहल क्या थी, यूएनडीआरआर यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकाल। हम यूएनडीआरआर की डेफिनेशन क्या कह देंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डीआरआर यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय क्या है, यूएनडीआरआर, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब क्वेश्चन आ जाए कि ये यूएनडीआरआर है क्या, तो हम कह देंगे कि जो ये यूएनडीआरआर है, ये संयुक्त राष्ट्र जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में आपदा जोखिम को कम करने के लिए काम करती है। ठीक है, यूएनडीआरआर का क्या कह देंगे, ये है क्या, हम कह देंगे यूएनडीआरआर एक यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल संस्था है जो दुनिया भर में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को कम करने के लिए काम करती है। अब फिर एक और क्वेश्चन आ जाएगा, यूएनडीआरआर का पहले का नाम क्या था, पूर्व नाम यानी कि ओल्ड नेम क्या था, तो ओल्ड नेम था इसका UNISDR, क्या था, UNISDR यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। क्या था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। डीआर लिख दो, डिजास्टर रिडक्शन समझ जाओगे ना, डीआरआर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डीआर मीन्स डिजास्टर रिडक्शन। पर चलो पहले तो लिख ही देती हूँ, क्योंकि डेफिनेशन में कभी भी शॉर्टकट नहीं लगानी चाहिए। स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, समझ में आ गया भाई इतना। ये नाम कब चेंज हुआ, ये नाम चेंज हुआ था बेटा 2019 में। 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया था, क्या, यूएनडीआरआर। ठीक है, जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, आपकी यूएनआईएसडीआर की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना होगी थी आपकी 1999 में। कब होगी थी, 1999 में। किसके रूप में, यूएनआईएसडीआर के रूप में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, जेनेवा आपके स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब चलो इसके बारे में हम काम करते हैं, हमने मोटा मोटा समझ लिया। तो देखो, यूएनडीआरआर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक कार्यालय है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कि जो आपका डीआरआर है उसके लिए वैश्विक स्तर पर नीतियां, रणनीतियां और सहयोग प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपदाओं से पहले जोखिम को कम करना और न केवल आपदा के बाद प्रतिक्रिया देना।
ठीक है, आपदाओं से पहले जोखिम को कम करना, न कि केवल आपदा के बाद प्रतिक्रिया करना। ये नहीं कि आपदा आ गई उसके बाद ये सोचेंगे हमें क्या करना है, नहीं, आपदा आने से पहले भी कैसे इसके रिस्क को हम कम करें, इस पे भी ये काम करता है। इसकी हम स्थापना और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। पहले इसका नाम क्या था, UNISGR था, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। नाम कब चेंज हुआ, कई जगह आपको 2019 मिलेगा और कई जगह आपको 2015 मिलेगा। यहाँ पे आप 2019 भी लिख लेना, ठीक है। 2019 और 2015 ये दोनों पे काम चल रहा था। मुख्यालय कहाँ है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य काम क्या है UNDRR के, UNDRR का मुख्य काम क्या है। पहला तो आपका जो संघाई फ्रेमवर्क आया था 2015 से 30 को, उसको लागू करवाना, सबसे पहला काम तो इसका ये था। फिर था इसका देशों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीति बनाने में सहायता देना। थर्ड काम क्या था इसका, अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना। फिर आपदा से जितने भी हमें जुड़े हुए डाटा होगी, उसकी रिपोर्ट होगी, उस पर रिसर्च होगी, वो उपलब्ध करवाना। सरकारों व संस्थाओं को तकनीकी सहायता देना, यानी कि टेक्निक्स बताना। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग की सहायता करना। क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क के बीच में तालमेल बनाना। ये थे उसके मुख्य काम। तो देखो, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को राष्ट्रीय नीतियों में शामिल करना, ठीक है। आपदाओं से होने वाले जान माल के नुकसान को कम करना। देशों में आपदा सहनशीलता यानी कि रेजिलेंस को बढ़ावा देना। जो हमारा सतत विकास था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और संघाई फ्रेमवर्क को कार्यान्वयन में सहायता देना। एक दो पॉइंट्स और लिख लो इसमें, क्या 6th में लिखो, अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाना। अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाना, ठीक है। आपदा से 7th पॉइंट में लिखो, आपदा से जुड़े डाटा, रिपोर्ट और जो इस पे हम शोध करते हैं, शोध यानी कि रिसर्च, ये उपलब्ध करवाना। और क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करवाना। और ठीक है, इतने बहुत हैं, ठीक है। इसके मुख्य उद्देश्य ये थे। फिर ये आ जाएगा इसके, भाई ये बताओ इसके फंक्शन क्या है, प्रमुख कार्य क्या है। पहला तो वैश्विक समन्वय बनाना, यानी कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन को बनाना। देशों में जैसे यूनाइटेड नेशन एजेंसियां हैं, आपकी NGOs हैं या आपके प्राइवेट एरियाज हैं, इनके बीच में समन्वय स्थापित करना। UNDRR के मुख्य कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं बेटा इसके, कि वैश्विक समन्वय स्थापित करना, यानी कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशंस को बैठाना, जैसे कंट्रीज़ में, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज में, जो आपके NGOs होते हैं उनमें, और निजी क्षेत्र के बीच में समन्वय स्थापित करना। नीति मार्गदर्शन यानी कि पॉलिसी गाइडेंस बनाना, जैसे DRR से संबंधित दिशा निर्देशन और रणनीतियां प्रदान करना। ये क्या है, UNDRR के मुख्य काम है। अगर हम फिर बात करें कि ये बताओ कि, और थर्ड क्या है इसका, संघाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन करना, जो कब आया था आपका 2015 से 30, कि भाई इसको कार्य में लाया जाए, कैसे इसको लागू करवाना। कार्यान्वयन का मतलब क्या होता है, लागू करवाना, यानी कि देशों को लक्ष्य की प्रगति मापने में सहायता करना। क्या होता है, डेटा और रिपोर्टिंग, यानी कि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट्स को जारी करना। GAR क्या है, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना। जागरूक अभियान यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर, कब आता है इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर कब आता है, कोई बता सकता है, बता सकता है क्या कोई? कब बनाते हैं हम इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर, यानी कि आपका आपदा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हम कब बनाते हैं, हम कब बनाते हैं, हर साल 13 अक्टूबर को बनाते हैं, ठीक है। कब बनाते हैं, 13 अक्टूबर को बनाते हैं हर साल।
किसके द्वारा बनाते हैं? यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाते हैं, जो आपके UNDDR है ना, इसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ये तो आपको पता ही चल गया कब बनाते हैं। ठीक है, चलो अब हम, और इसका अगर हम थीम की बात करें, अगर हम इसके थीम की बात करें तो क्या होता है इसका थीम? जो DRR इस पे काम करता है, जैसे अर्ली वार्निंग, रेजिलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इंक्लूजन, यही इसके थीम होते हैं। ठीक है, अब चलो हम आगे, अब हमारे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आ गया? पेरिस समझौता। कौन सा आ गया अब हमारा नेक्स्ट? पेरिस समझौता। पेरिस एग्रीमेंट क्या था? क्या था भाई पेरिस एग्रीमेंट? UNDRR समझ आ गया कि क्या क्या इसका था, क्या उद्देश्य था। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि बताओ UNDRR क्या है, हम कह देंगे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। इसका पहले का नाम क्या है? UNISDR है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। प्रमुख फ्रेमवर्क क्या था इसका? संघाई फ्रेमवर्क था। कार्य क्या है? ग्लोबल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर काम करना। ठीक है, जो UNDRR है ये एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है जो पूरी दुनिया में आपदा जोखिम कम करने के लिए काम करती है। नेक्स्ट हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहल क्या थी? पेरिस समझौता और क्योटो एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो एग्रीमेंट। अब हमारा बात आता है पेरिस समझौता यानी कि पेरिस एग्रीमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा कि पेरिस एग्रीमेंट है क्या? तो जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है वो जो आपके क्लाइमेट चेंज होता है हमारे, उससे निपटने के लिए किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये जो समझौता है यह UNFCCC के अंतर्गत बना है। किसके अंतर्गत बना है? UN, जो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंतर्गत बना है। किसके अंतर्गत बना है ये मैं लिख देती हूँ। किसके अंतर्गत बना है? UNFCCC के अंतर्गत बना है। और सभी देश जो चाहे वो आपका डेवलप कंट्री हो या डेवलपमेंट कंट्री हो, यानी कि विकसित हो या विकासशील देश हो, सभी के लिए ये बना है पेरिस समझौता। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कब और कहाँ अपनाया गया भाई? अपनाया गया था 12 दिसंबर 2015 को। कब अपनाया गया था? 12 दिसंबर 2015 को। कहाँ अपनाया गया था? पेरिस, फ्रांस में अपनाया गया था। बट लागू कब हुआ था? 4 नवंबर 2016 को हुआ था। कब लागू हुआ था? 4 नवंबर 2016 को। तो चलो अब हम करते हैं पेरिस समझौता। पेरिस समझौता क्या है? पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किया गया था। यह एक वैश्विक समझौता है जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना। क्या है पेरिस समझौता? पेरिस समझौता है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये किया गया था। यह एक ग्लोबल एग्रीमेंट लगा लो या वैश्विक समझौता है जिसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना और ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम करना। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है? हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, हमारा पोल्यूशन लेवल बढ़ता है, जो आपकी ओजोन लेयर है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है ये। पेरिस समझौता कब और कहाँ हुआ? पेरिस समझौता स्वीकृत हुआ था 2015 में। कौन से 2015 में? 12 दिसंबर 2015 में। स्थान कौन सा था? पेरिस, फ्रांस। सम्मेलन कौन सा था? COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में ये अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? कौन से सम्मेलन में? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में अपनाया गया था। लागू कब हुआ था? 4 नवंबर 2016 को ये लागू हुआ था पेरिस समझौता। पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा वैश्विक तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। जो हमारी वैश्विक तापमान वृद्धि है वो बढ़ती जा रही है, उसको 2 सेंटीमीटर डिग्री से नीचे रखना। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास किया गया। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति देशों की सहनशीलता को बढ़ाना और हमारा जो ग्रीन गैस था GH, ग्रीन गैस है, इसको कम, ग्रीन हाउस गैस को कम करना और विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देना। ये क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम बात करें कि भाई ये बताओ इसका जो आपका पेरिस समझौता था इसका प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इसकी प्रमुख विशेषताओं में आ जाएगा हमारा क्या कि राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी कि जो NDC है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी पहली विशेषता क्या है? राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी कि आपका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये क्या चीज़ है? ये है
प्रत्येक देश अपने स्तर पर उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य तय करता है। ठीक है, यानी कि जो भी देश है वो अपने अपने देश में अपनी अपनी बाउंड्रीज में क्या करे, उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। हर 5 साल में एनडीसी को अपडेट करना अनिवार्य होता है। एनडीसी क्या है आपका, राष्ट्रीय निर्धारण योगदान, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर 5 साल में खुद को अपडेट करना होता है कि हमने क्या क्या कहाँ कहाँ आपदा को कम करने के लिए क्या क्या काम किए। ठीक है, ये हमारे पेरिस समझौते का पहला विशेषता थी। सेकंड क्या थी, कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा बनाया जाए। लक्ष्य बाध्यकारी नहीं, लेकिन रिपोर्टिंग और पारदर्शिता अनिवार्य है। थर्ड क्या था, जो क्लाइमेट फाइनेंस है आपका, जलवायु वित्त है, जो आपके विकसित देश या विकासशील देश हैं ये सहायता देंगे। और लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया कि $100 अरब प्रति वर्ष क्लाइमेट फंड में दिए जाएंगे। क्लाइमेट फंड के रूप में कितना, $100 अरब। और अडेप्टेशन क्या किया गया, अनुकूलन के लिए क्या किया गया कि केवल उत्सर्जन कम करना ही नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की भी क्षमता हम लोगों को बढ़ानी है। ये क्या थी, इसकी विशेषताएं थी। और क्या विशेषता है इसकी, लास्ट की भाई ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क हो, पारदर्शिता तंत्र हो, यानी कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं भी तुम घपला कर दो। देश को अपने उत्सर्जन और प्रयासों को नियमित रिपोर्ट देनी ही होगी। ठीक है, फिर देखो पेरिस समझौता और भारत का क्या कॉम्बिनेशन था, इनके बीच में क्या था। जैसे आपका यूएनडीआरआर का आया था या ह्योगो का आया था, सेम वैसे ही था। भारत ने पेरिस समझौते की पुष्टि कब की, 2 अक्टूबर 2016 को की। और जबकि ये लागू कब हो गया था, 4 नवंबर 2016 को हो गया था। लेकिन और अपनाया कब गया था, 12 दिसंबर 2015 को। भारत ने पेरिस समझौते की पुष्टि कब की थी, 2 अक्टूबर 2016 को। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। भारत के प्रमुख लक्ष्य क्या थे कि 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की हम कमी करेंगे। 2005 को बेस लेवल बनाया गया था, यानी कि बेस ईयर बनाया गया था 2005 को, कि हम 2030 तक क्या कर देंगे, उत्सर्जन तीव्रता में 45% की डिक्रीजिंग, यानी कि उसकी कमी कर देंगे। और 50% ऊर्जा क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से लेंगे। ठीक है, कार्बन सिंक बढ़ाना, यानी कि वन और वृक्षावरण करना। कार्बन सिंक को बढ़ावा देंगे, यानी कि जंगलों को बढ़ाएंगे, हमारा जो फॉरेस्ट सिस्टम है उसको इंक्रीज करेंगे, पेड़ लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पेरिस समझौते का महत्व क्या था, जलवायु परिवर्तन से निपटने का वैश्विक रोड मैप तैयार करना। विकसित और विकासशील देशों को एक मंच पे लाया जाए। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, SDGs है, इसको मजबूत बनाया जाए। और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जिसको हम बार बार में यूज़ कर सकें, जैसे आपकी सोलर प्लेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, ठीक है, पवन ऊर्जा है, ये क्या होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं। इनको हम बढ़ाएंगे। ये पेरिस समझौते का महत्व था। इसकी सीमाएं क्या थी, इसकी सीमाएं थी बेटा, उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। आप बाउंड नहीं हैं, लेकिन आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा, ये आप बाध्यकारी हैं। वित्तीय सहायता पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है। कुछ देशों द्वारा अभी तक लक्ष्य प्राप्ति में देरी की जा रही है। ठीक है, इसके अगर क्विक फैक्ट की बात करें कि एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, पेरिस समझौता कब अपनाया गया, 2015 में, COP21 में। लागू कब हुआ, 2016 में। कब हुआ था, 4 नवंबर 2016 को हुआ। संबंधित किससे संबंधित था, जलवायु परिवर्तन से। तापमान लक्ष्य क्या रखा गया, 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक रखा गया। एनडीसी अपडेट हर 5 साल में देनी होगी। भारत की पुष्टि हुई थी 2 अक्टूबर 2016 को। और उत्तराधिकारी समझौता किसका था, ये क्योटो प्रोटोकॉल के बाद आया था। अब हम देखो क्योटो प्रोटोकॉल भी कर लेते हैं, बाद में आया था क्योटो के पेरिस समझौता, पर क्योटो प्रोटोकॉल भी अब हम कर लेते हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल भी आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है, इसी पे बात चल रही है। जिसका उद्देश्य क्या था, जो हमारी GHGs है, यानी कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उसके उत्सर्जन को कम करना और हमारा जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसको नियंत्रित करना, ये ही क्योटो प्रोटोकॉल का काम था। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या था आपका, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं GHGs, ठीक है, के उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना, क्लाइमेट चेंज से निपटना। यह भी UNFCCC, क्या था आपका UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है,
यानी कि यूनाइटेड नेशन की जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत किया गया पहला बाध्यकारी समझौता था। क्योटो क्या था? बाध्यकारी नहीं था। नहीं, आपका पेरिस समझौता क्या था? वो बाध्यकारी नहीं था कानूनी रूप से, लेकिन जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्या था? पहला बाध्यकारी समझौता था। पेरिस बाध्यकारी नहीं था, लेकिन ये क्या था? ये बाउंडेड था, पहला बाउंडेड समझौता था आपका। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, कब अपनाया गया? स्वीकृत वर्ष कब था? 1997, 11 दिसंबर 1997 इसका अपनाया गया था। स्थान क्या था आपका? क्योटो जापान था। सम्मेलन वही था COP3 COP3, और वो आपका क्या था? COP21 था। पेरिस क्या था? COP21, लेकिन ये क्या है? COP3। और लागू कब हुआ? 16 फरवरी 2005 को, 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। अपनाया कब गया? 11 दिसंबर 1997 को। स्थान कौन सा था? क्योटो जापान था। सम्मेलन, किस सम्मेलन में आपकी कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? 21 थी। COP3 COP21 तो पेरिस था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी किसके अंतर्गत आता है आपका? किसके अंतर्गत किया था हमने? UNFCCC के अंतर्गत किया था। UNFCCC के अंतर्गत आता है आपका पेरिस भी और आपका क्योटो भी। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं आपके? पेरिस के UNFCCC के अंतर्गत आते हैं। UNFCCC क्या था आपका? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी हमारे विकसित देश हैं 1990 के स्तर की तुलना में 2008 से लेकर 2012 के बीच में जितने भी ग्रीन हाउसेस गैसेस का उत्सर्जन हुआ है उससे लगभग 5% की ये कमी लेके आए। यही था क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य, यानी कि विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, कितनी कमी लेके आना? 1990 को इन्होंने बेस ईयर माना। ठीक है, बेस ईयर माना। और 2008 से लेकर 2012 तक जितनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस थी इसके उत्सर्जन में 5% की कमी लाना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों में कमी लाना। किन देशों में लागू हुआ? अच्छा, अभी बात आ जाए कि किस पर बाध्यकारी था? केवल विकसित देशों पर बाध्यकारी था। किस पर बाध्यकारी था? केवल विकसित देशों पर बाध्यकारी था, जो आपकी इन कंट्रीज के बीच में आता है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये सिर्फ बाध्यकारी था। इसको आप डेवलप्ड कंट्री भी बोल सकते हैं, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तो आप इसको आप कह दो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बाध्यकारी था। लेकिन जो हमारे विकासशील देश हैं जैसे आपका भारत और चीन है, इसमें कोई बाध्यकारिता नहीं थी। ठीक है, सिर्फ किसके लिए बाध्यकारी था? विकसित देशों के लिए, यानी कि जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज थी वो इसके लिए बाध्यकारी थी। कारण क्या था? कारण क्या था कि विकसित देश ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका USA, अमेरिका सबसे ज़्यादा पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है पूरे वर्ल्ड में। कौन? आपका अमेरिका, USA। विकसित देश ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल आपका USA। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है तो इंटरनेट का ज़माना है, खोलो और रिसर्च करो। ठीक है, अब बात आ जाए कि भाई ये बताओ क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि कितनी थी, यानी कि कमिटमेंट पीरियड का टाइम क्या था? तो इसकी फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्या थी? 2008 से 12। बेस ईयर बताया था आपको 1990 माना गया था कि बेस ईयर के औसतन 5.2% कह दो या अप्रोक्सीमेट 5% कह दो, याद हो जाता है कि उसके उत्सर्जन में कमी करना, किसके? ग्रीन हाउसेस गैस के। फिर आपका सेकंड जो आपका अमेंडमेंट था, दोहा अमेंडमेंट था। कौन सा था? जो आपका सेकंड कमिटमेंट पीरियड था वो क्या था? दोहा अमेंडमेंट था। कौन सा था? दोहा अमेंडमेंट था। कौन सा अमेंडमेंट था बेटा? दोहा अमेंडमेंट था। 2013 से 20 कुछ विकसित देशों ने भाग ही नहीं लिया। ठीक है, फिर आपका
ये आ जाता है कि ये बताओ कि क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी रखी गई थी। एक रखी गई थी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड रखी गई थी, और आपकी HFCS रखी गई थी। HFCS का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रखी गई थी। एक आपकी PFCS रखी गई थी यानी कि परफ्लोरोकार्बन रखी गई थी, और एक आपकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस रखी गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल 6 ग्रीन हाउसेज गैसेज कौन कौन सी थी। कार्बन डाइऑक्साइड थी जिसको हम CO2 बोलते हैं, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, परफ्लोरोकार्बन PFCS और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 रखी गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल में 6 गैसेस रखी गई थी। अच्छा, फिर आ जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल के 3 फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स क्या थे, यानी कि इनके 3 इम्पोर्टेंट थे मैकेनिज्म। कौन से मुख्य मैकेनिज्म थे जो फ्लेक्सिबल थे यानी कि लचीले तंत्र थे। कौन सा था, पहला था आपका CDM। CDM क्या था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसको आप इंग्लिश में भी लिखना चाहो, वैसे ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, लिख लो चाहे इसको, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, विकसित देश, इसका मतलब क्या था, जो आपका विकसित देश है या विकासशील देशों में प्रोजेक्ट लगाकर कार्बन क्रेडिट कमाते थे अपना। ठीक है, इसके बदले, यानी कि विकसित देश विकासशील देशों में, यानी कि अब US से हमारे भारत में हरित परियोजनाएं ले आए। एग्जाम्पल दे के समझाया है, क्योंकि USA क्या है, एक विकसित देश है, और हम क्या हैं, एक विकासशील देश हैं। ठीक है, जैसे USA हमारे लिए कोई हरित परियोजना ला के लगा दे, बदले में उसकी जगह कार्बन क्रेडिट ले हमसे, और भारत CDM का बड़ा लाभार्थी रहा इस चीज़ में। ठीक है, जैसे फिर आपका आ जाए JI का मतलब होता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि एक विकसित देश दूसरे विकसित देश में प्रोजेक्ट करता है। एक विकसित देश दूसरे विकसित देश में परियोजना लगाता है, जैसे USA लगा दे रशिया में या रशिया लगा दे USA में। ठीक है, ये होता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। और आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या था कि एक विकसित देश विकासशील देश में प्रोजेक्ट ले आए कोई भी हरित, ठीक है, और उसके बदले में कार्बन क्रेडिट कमाते हैं। जॉइंट इम्प्लीमेंट क्या होता है कि एक विकसित देश यानी कि एक डेवलप्ड कंट्री दूसरी डेवलप्ड कंट्री में प्रोजेक्ट लगा दे। फिर आ जाता है आपका थर्ड, एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग क्या होता है, उत्सर्जन व्यापार। उत्सर्जन व्यापार का मीन्स क्या होता है कि जो हमारा अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट है उसकी खरीद फरोख्त करना, इसे कार्बन ट्रेडिंग भी बोला जाता है। देश अपने अतिरिक्त उत्सर्जन कटौती को कार्बन मार्केट में बेच सकते हैं, यानी कि अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट की खरीद फरोख्त करना, यानी कि खरीदना और बेचना। इसको हम क्या कह देंगे, खरीदना और बेचने के बाद आ गया यानी कि ट्रेडिंग होगी। इसको हम इसलिए क्या बोल देते हैं, कार्बन ट्रेडिंग भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग। फिर आ गया कि ये बताओ कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल और भारत ने 2002 में इसको स्वीकृत किया था। भारत ने इसको कब स्वीकृत किया था, 2002 में इसको स्वीकृत किया था, और भारत में कोई अनिवार्य कटौती लक्ष्य भी नहीं रखा गया था। भारत ने CDM से बहुत ज़्यादा लाभ कमाया भाई भारत ने। ठीक है, भारत एक गैर विकसित देश था। भारत पर बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य नहीं था। भारत ने CMD परियोजनाओं से लाभ कमाया। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया। क्योटो प्रोटोकॉल के महत्व क्या थे, या आप ये लगा के चलो, हाँ अब ये लगा के चलो कि भाई हम ला रहे हैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, और मैं भी थक गई हूँ आपको पढ़ा के, मतलब अभी थक गई हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल का महत्व क्या है, क्या महत्व है। पहला, कानूनी रूप से बाध्यकारी जलवायु समझौता था। कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा शुरू की। विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को स्वीकार किया। इसकी सीमाएं क्या थी, केवल विकसित देशों पर लागू था, यानी कि विकसित देश बाध्यकारी थे, विकासशील देश अभी बाध्यकारी नहीं थे। अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कारण ही USA था, तो ये तो इसको स्वीकार वैसे भी नहीं करना था इसको। वैश्विक उत्सर्जन में पर्याप्त कमी नहीं है। विकासशील देशों पर कोई बाध्यता नहीं थी। विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया।
क्योटो प्रोटोकॉल की सीमाएं क्या हैं? केवल विकसित देशों पर लागू था, यूएसए ने रेटिफाई इसको किया ही नहीं, इसी के कारण पेरिस एग्रीमेंट लाया गया था। ठीक है, यूएसए ने इसको डिक्लाइन कर दिया था, रेटिफाई किया ही नहीं था, इसी वजह से तो क्योटो के बाद आपका पेरिस एग्रीमेंट आया था। तो इसकी सीमाएं क्या थी? केवल विकसित देशों पर लागू है, अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया, वैश्विक उत्सर्जन में पर्याप्त कमी नहीं थी, विकासशील देश कोई बाध्यकारी नहीं था, और इसने इसको डिक्लाइन किया, इसी की वजह से आया आपका पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट किन की वजह से आया था? यूएसए की वजह से आया था 2015 में। ठीक है, याद रखना। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद कौन सा समझौता आया? इसके बाद अभी तक कोई समझौता नहीं आया, इसके क्योटो प्रोटोकॉल के बाद आया था आपका पेरिस समझौता, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये सभी देशों पे लागू हो गया था। इसका टेम्परेचर टारगेट क्या था भाई? हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर को कम लाने की कोशिश करेंगे, जो हमारी ग्रीन हाउसेज गैस का उत्सर्जन था उसकी वजह से जो बढ़ रहा था। अच्छा, अब क्योटो प्रोटोकॉल के क्विक फैक्ट्स कर लो। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में। लागू कब हुआ? 2005 में। स्थान क्या था? क्योटो, जापान। क्या था? क्योटो, जापान। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन, यानी कि जो आपका ग्रीन हाउस गैस थी, इसके उत्सर्जन को कम करना। बाध्यकारी लक्ष्य क्या था? केवल विकसित देश। और इसकी कमिटमेंट पीरियड क्या था? 2008 से 2012, जो आपका दोहा एग्रीमेंट था। तंत्र सीएमडी था, जीआई था, और अमेजन ट्रेडिंग था, जिसको हम इस अमेजन ट्रेडिंग में ही हमारा क्या आ गया था? कार्बन ट्रेडिंग भी आ गया था। ठीक है, जिसपे भारत ने बहुत लाभ कमाया है। इसका उत्तराधिकारी क्या था? पेरिस समझौता। भाई इतना कर लिया, इसके आगे अब हम लेके आते हैं, इसके आगे कौन सा टॉपिक आएगा? चलो हम देखते हैं इसके आगे कौन सा टॉपिक कर रखा है। इतना समझ में आ गया होगा आई गेस, तभी आज मैंने पीपीटी बनाई, और पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई। अब हम नेक्स्ट लेके आएंगे। देखो, अब हमने इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट्स कर लिए हैं, किससे रिलेटेड? हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब आपके नॉर्मल चीज़ें चलेंगी कि भारत में आपदा प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन और शिक्षा के लिए क्या किया गया है। अब इस टाइप के टॉपिक चलेंगे। तो कल हम क्या करेंगे कि भारत के प्रमुख आपदा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, और कंप्लीट डिटेल ही कर लेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।